गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 11 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे न्यूज़ सीजीआई के बारे में है। यू ललित जी के बारे में फाइनली प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया है। तो रिपीटेड सा टॉपिक है इसलिए मैं आपको बना बनाया कंटेंट यहाँ पे दूंगा। ट्रांसजेंडर एज पायलट ये बहुत ही एक लैंडमार्क यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर लिया था, लेकिन आज को थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। और डीजीसीए ने अपना स्टैंड एक्चुअली यहाँ पे चेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन फ्रीबीज, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले कमेटी बनाने की बात की थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीबीज के बारे में अपने विचार बताए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रीबीज क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बारे में क्या सोचता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है डेमोक्रेसी फोरम, छोटा सा टॉपिक है 2 लाइन का। बैन ऑन क्रिमिनल्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट में। और जब हम लोग पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करते हैं तो वहां से रिगार्डिंग ये टॉपिक है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले ले कि जिस आदमी को सजा मिलती है, कन्विक्ट जो होता है, उसको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाना चाहिए। सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मजेदार है और इंपॉर्टेंट भी है। कोविड इज नाउ एंडेमिक, ये आज का बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन है जिसमें आर्गुमेंट दिया गया है कि कोविड 19 अभी जो है वो पेंडेमिक नहीं रहा है, एंडेमिक हो गया है। क्या उसकी सिचुएशन है दुनिया भर में, इंडिया में हिस्टोरिकली सिचुएशन क्या है, थोड़ा उसको देखेंगे। मोस्टली चीजें हमें पहले से पता ही है, लेकिन हल्का फुल्का जो है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ए बिल इन यूएसए, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक यूएसए के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पेश किया गया है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। वो बिल क्या है, उसका रेमिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी का पेड कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी नहीं हो सकता। एनसीईआरटी जो एक फाउंडेशन है और अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है ना, आप खड़ी तो कर लोगे लेकिन उसके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, अर्थक्वेक आएगा तो गिर जाएगी। तो इसीलिए फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता कई बार कि एनसीईआरटी को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे यूजफुल बनाए। तो उस पर्सपेक्टिव से जो है हम लोग एनसीईआरटी को कवर करवाने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपका लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उसमें एडमिशन ले सकते हो। 7500 ही एकमात्र फीस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी रखी है। 200 घंटे से ज्यादा प्लस के हम लोग यहाँ पे क्लासेस रखने वाले हैं, मेंबरशिप बेसिस पे रहने वाला है, इसको आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली न्यूज है फ्रंट पेज से आती है, सीजीआई के बारे में है। तो जस्टिस यू ललित जी को कर दिया गया है फाइनली अपॉइंट बाय आवर न्यू प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक और आर्टिकल 124 के तहत किया गया है, तो ये आपको पहले से पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि यू ललित जी जो है ना, यू ललित जी ये कई सारी लैंडमार्क जजमेंट का पार्ट रहे हैं। जब 2G केस हुआ था, ठीक है, तो 2G केस में भी ये उस समय बड़े ही इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था। इवन जब ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था तो उसमें भी यू ललित जी ने फेवर किया था कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में। हालांकि वहां पे हमारे 2 अलग जजेस भी थे। एक जज थे हमारे खेर नाम है उनका, और एक जज थे हमारे जो है एस अब्दुल नजीर। इन दोनों ने कहा था कि अभी जो है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़े समय की जरूरत है। लेकिन यू ललित ने कहा था कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनका पता होना चाहिए कौन सी जजमेंट का पार्ट है, कई बार जो है चीजें आ जाती हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि यू ललित जी जो है ऐसे जो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं जो कि सीधा बार से आए हैं। मतलब ये पहले एडवोकेट थे, एडवोकेट होकर प्रमोट होने के बाद जज बने और फिर सीधा वहां से जो है सीजीआई बन गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्लाइड मैंने सिर्फ आपकी स्टडी के लिए डाल रखी है, पहले 2-3 बार मैं इसको कर चुका हूं। तो प्रीवियस क्लासेस से ही सिर्फ कॉपी पेस्ट मैंने इसको यहाँ पे किया है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कैसी होती है। जो क्लोज टू होता है 124 आर्टिकल का, उसके तहत होता है, ठीक है। जो हमारा थर्ड जो सेकंड हमारा जजिस केस था, फिर थर्ड जजिस केस आया, उसमें जो कलेजियम होता है उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे इसको बता रखा है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख रखा है। सेकंड जज केस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कलेजियम सिस्टम जहां से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये तो सेल्फ स्टडी के लिए है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। तो बार बार एक ही चीज को करवा के कोई फायदा है नहीं। पिछले हफ्ते में मेरे ख्याल से 2 बार हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। बस थोड़ा सा आपको इसीलिए थोड़ा रिफ्रेश करवाना था बेसिकली, और कुछ यहाँ पे ऐसा सच है नहीं, ठीक है। चलिए।
ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज अ थर्ड जेंडर। ठीक है, देखिए विदेशों में ना आज भी थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, बड़ी यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका वगैरह में। बट इंडिया में तो हिस्टोरिकली ही हमें पता है कि थर्ड जेंडर को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया में बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है थर्ड जेंडर को। कहीं लोग किन्नर बोलते हैं, कहीं लोग हिजड़ा बोलते हैं। हिज्र हिज्र बेसिकली एक वर्ड होता है, एक उर्दू का वर्ड है। हिज्र का मतलब होता है कि जो इंसान भगवान के बहुत पास होता है, ठीक है, और भगवान के ऊपर से उसकी सीधी कृपा होती है, उसे हिज्र कहते हैं। तो हिज्र से ही जो है हिजरा वर्ड जो सामने आया, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो हिजराज होते हैं, हिज्र वर्ड से जो निकला है, दे आर वेरी क्लोज टू गॉड, और इसीलिए इनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो इतनी ज्यादा कामयाब होती हैं। तो आपको देखा होगा है ना कि जो ब्लेसिंग दी जाती है, ली जाती है, तो कहा जाता है कि इनकी ब्लेसिंग अगर वो काम कर जाती है तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। खैर एक अलग चीज है, बट या तो ये हमारे पास एक केस था। तो इस केस में हम लोगों ने पहले बात किया, तो ये है मिस्टर एडम है, और ये अफ्रीका से आते हैं, साउथ अफ्रीका से, और ये इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहते थे। और जब ये पैदा हुए थे तो इनको जो है एज अ मेल आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन अभी ये अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके लिए इनकी चल रही है सर्जरी, हार्मोनल जो है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये जो जेंडर चेंज करवाने की जो सर्जरी होती है वो कई तरह की होती है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो 6 महीने तक चलती हैं, 6 साल तक चलती हैं। कुछ ऐसी भी हो सकती है जो लाइफ टाइम तक चलती हैं। तो इनकी जो सर्जरी है ना, हार्मोनल जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो लाइफ टाइम के लिए है। तो जैसे हफ्ते में एक दिन जाके आपको टीका लगवाना है या आपको दवाइयां खानी है, तो इस तरह का ट्रीटमेंट रहता है। तो डीजीसी ने क्या कहा था पहले, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो डीजीसी के तहत अंडर जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो कुछ ऐसे थे कि इसमें ट्रांसजेंडर को जो है, जो कि अपनी सेक्स चेंज थेरेपी को ले रहे हैं, उनको हम लोग लाइसेंस नहीं दे रहे थे, उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। तो ये मुद्दा काफी ज्यादा फैल गया था, और हम लोगों ने भी इसको 2 बार लगातार पहले किया था। तो फाइनली डीजीसी की जब काफी ज्यादा भैया क्रिटिसाइज किया गया, तो डीजीसी ने जो अपने रूल्स के अंदर चेंज कर दिया है। डीजीसी ने यह कह दिया है कि जिस आदमी ने 5 साल पहले अगर अपनी हार्मोनल थेरेपी ली है सेक्स चेंज करने वाली, और वो मेडिकली फिट होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ द ट्रांसजेंडर हेल्थ, तो वो उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और वो पूरी तरह से लीगल है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो आदमी को अभी हार्मोनल थेरेपी लेते हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, और उनकी डोज अगर स्टेबल हो गई है, तो उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और जो अब ये तो ऐसे हैं कि जो भैया इनकी तो सर्जरी, इनकी जो ट्रीटमेंट है वो तो लाइफ टाइम चलने वाला है। इस केस में भी उन्होंने यही कहा कि जिसकी जो थेरेपी है वो लाइफ टाइम चलने वाली है, लेकिन जिनकी डोज वो स्टेबल हो चुकी है, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। बट एक दो कंडीशन उन्होंने ये रखी है। एक तो इनको अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, काफी रिगरस साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है पायलट्स के लिए, तो पहली बात इनको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इनको पहले ना जूनियर पायलट बनाया जाएगा। तो इनके साथ जो देखिए कॉकपिट के अंदर 2 पायलट होते हैं ना, एक जूनियर होता है एक सीनियर होता है, तो इनको जूनियर पायलट बनाया जाएगा, और जो सीनियर पायलट होगा उसकी भी कुछ कंडीशन उन्होंने यहाँ पे रखी है कि 250 आवर्स का उसके पास फ्लाइट टाइम होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो कुछ कुछ जो है रूल अभी यहाँ पे फाइनल डीजीसी ने चेंज कर दिए हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह का अगर कोई ट्रांसजेंडर को लेके आपके पास कोई टॉपिक आता है एग्जाम वगैरह में, तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल आप वहां पे दे सकते हो। ठीक है, पूरी ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन है बेसिकली। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कल पूछे थे, तो पहले का आंसर भी हो जाता है आर्टिकल 21, दूसरे का आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 21। तो जो हम लोग जो है राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है। 2017 में पुट्टू स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए 2017 में ही राइट टू प्राइवेसी को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था। 2018 में भी आप देख सकते हो अगले साल राइट टू प्राइवेसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा आप ध्यान रखना आपने, अगर कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो वहां से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल। फ्रीबीज कैन बी लाइफ सेवर ड्यूरिंग द डायर टाइम्स। डायर टाइम मतलब जब बहुत मजबूरी और बहुत मतलब जो डेंजर वाला टाइम होता है, तो डायर टाइम जब बहुत ज्यादा खराब हालत हो जाती है, तो उस केस में जो है फ्रीबीज जो है दे कैन बी यूज्ड एज अ लाइफ सेवर्स। जैसे मान लो कहीं पे जो है भैया अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया है ना, कहीं पे जो है बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आ गया, अब वहां क्या करेगी सरकार? तो लोगों को फ्री अनाज दिया जाता है वहां पे। तो
है ना, फ्री अनाज दोगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फ्री घर दोगे। अब उस सिचुएशन में फ्रीबीज कैन बी लाइफ सेवर। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स हैं, सारा कुछ काम बढ़िया चल रहा है, तो अगर सरकार बोलती है हम आपको फ्री भी देंगे, तब तो गलत है ना। तो फ्रीबीज की सिचुएशन अलग अलग होती है। एक ऐसे आदमी की हेल्प करना जिसको बेचारे के हेल्प की जेन्युइनली जरूरत है, तो उसके लिए तो फ्रीबीज वरदान का काम करेंगी। लेकिन जिस आदमी के पास पैसा है, उसके पास जॉब है, उसके पास मकान है, घर है, उसको फ्री भी देने का कोई फायदा नहीं है। उसको फ्री भी देने मतलब इरैशनल। लेकिन एक गरीब आदमी को फ्री भी देना वो इरैशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो फ्रीबी, कौन सी फ्रीबी रैशनल होती है, कौन सी फ्रीबी इरैशनल होती है, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले ये कहा था कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी के अंदर कुछ एनजीओज होंगे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और ये सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया क्या फ्रीबीज दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो उन्होंने सेंटर से जवाब मांगा था। सेंटर ने भी कह दिया था कि देखो सर, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, स्टेट का मामला है ना, तो स्टेट सरकार अपने आप देखे। तो फिर इलेक्शन कमीशन का जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि भाई साहब देखिए, कोई लीगल प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है फ्रीबी की, है ना। व्हाट मे बी इरैशनल और अ फ्रीबी फॉर वन मे बी रैशनल एंड द असेंशियल फॉर अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के लिए जो फालतू की फ्रीबी हो सकती है, दूसरे सोसाइटी के सेक्शन के लिए बहुत असेंशियल हो सकती है। अब गरीब आदमी को आप जो है फ्री में आप अनाज दे रहे हो, उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन जिसके पास पहले ही सारी सुविधाएं हैं उसको दे रहे हो, तो उसके लिए तो इरैशनल है। तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इन्होंने पहले कहा देखिए, पेंडेमिक वगैरह के दौरान, नेचुरल डिजास्टर के दौरान अगर दवाइयां दी जाती हैं, फूड दिया जाता है, तो इट्स इसेंशियल ना। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में इट इज बिकमिंग इरैशनल। तो एक तो उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। दूसरी बात उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब, आप अगर कोई कमेटी बनाते हो, कोई कमीशन बनाते हो, तो आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं एक रेगुलेटरी बॉडी हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूं, ठीक है, तो मैं एक न्यूट्रल बॉडी हूं। तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर ये सब नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपना बेसिकली ये दिया है। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी वगैरह बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोले भैया तुम भी पार्टी बन जाओ। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया है कि भैया पॉलिटिक्स का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं एक रेगुलेटर हूं, मैं जो रेगुलेटर की तरह ही काम करने दो, आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो थोड़ा सा फ्रीबीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो आपके लिए पाप हो सकता है, मेरे लिए पाप ना हो, मेरे लिए तो अच्छाई बुराई, रैशनल इरैशनल, है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। तो कोई एक प्रॉपर यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती इरैशनल और रैशनल फ्रीबीज की, ठीक है। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही एक और आर्टिकल यहाँ पे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट रीजनल फोरम वीक। किस चीज का फोरम है ये? फोरम है डेमोक्रेसी फोरम। तो बेसिकली क्या था ना, पिछले साल मिस्टर बाइडेन ने एक जो है डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज किया था, ऑनलाइन था वो, ठीक है, डेमोक्रेसी समिट, जिसमें उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया था जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हैं। तो उन्होंने उसको किया था, और ये पिछली बार तो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इस बार ये होने वाला है मैक्सिको के अंदर। तो जिसके अंदर ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाता है जो कि डेमोक्रेटिक हैं और जिनमें डेमोक्रेसी जो है वो काफी पुरानी चल रही है, और वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और ज्यादा मजबूत करने की बात चल रही है। तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक होस्ट करने वाला है, मतलब कल हो चुका है ये, ठीक है। एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, मैक्सिको, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव। तो इन कंट्री के हेड जो है उन्होंने ज्वाइन किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो हमारे पास आता है कि डेमोक्रेसी समिट, जो कि पिछले साल पहली बार किया था मिस्टर बाइडेन के द्वारा, और अब किया जाएगा मैक्सिको के द्वारा। तो ये आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है कि इस बार का जो डेमोक्रेसी समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो आपके लिए आंसर हो जाता है मैक्सिको, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ा अगर जूम करके देखोगे तो ये क्या है, दीज आर द 25 ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, पहले नंबर पे यहाँ पे यूएसए है। तो 1979 में यूएसए का जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, तो वी द पीपल ऑफ यूएसए, हमारे यहाँ पे जो हम भी बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये एक्चुअली हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है वर्ड वी द पीपल। तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएसए है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, 9वें नंबर पे नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, बेल्जियम 7वें नंबर पे है,
आयरलैंड जो है वो 15वें नंबर पे है, और इंडिया भी कहाँ है भैया, ये रहा हमारा प्यारा भारत जो कि 22 नंबर पे है। 1959 में जो है इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई प्रॉपर तरीके से, और 69 ईयर्स ओल्ड हमारी डेमोक्रेसी है। इजराइल की डेमोक्रेसी जो है वो 71 ईयर्स ओल्ड है। तो अलग अलग कंट्री का भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की जो डेमोक्रेसी है वो 118 साल पुरानी है। 1901 में बेसिकली वहां पे सबसे पहली बार जो है डेमोक्रेटिक चीजें हुई थी। हालांकि अगर आप हिस्टोरियन से बात करोगे तो इंडिया में डेमोक्रेसी एंशिएंट समय से चली आ रही है ना। इंडिया में जो है दो तरह के यहाँ पे हुआ करते थे रूल। एक तो हुआ करता था किंगडम, जिसमें एक राजा होता था, सब कुछ कंट्रोल करता था। एक हमारे यहाँ पे होती थी रिपब्लिक्स। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हो तो रिपब्लिक्स में कोई ऐसा राजा नहीं होता था। रिपब्लिक में जो है राजा की एक सभा होती थी, उस सभा के अंदर कुछ लोग होते थे, वो डिसीजन लिया करते थे। एंड राजा की जो गद्दी होती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी कि राजा के बेटे के पास ही गद्दी जाएगी। तो उस तरह की कुछ कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारी सोसाइटी में बहुत 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 एंशिएंट समय से हैं। ठीक है, इवन हमारे यहाँ पे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ें तो वहां पे सभा समिति, ग्राम सभा, ग्राम समिति, आप ये सब डेमोक्रेसी ही तो है, और क्या है ना। तो ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं ग्राम के लिए, गांव के लिए। तो डेमोक्रेटिक के रूट जो है वो इंडिया में बहुत पुराने हैं। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं वो इंडिया में एक्चुअली 1950s के बाद, मतलब जब हमारे आजादी हमें मिली तब से ही शुरुआत हुई है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन्स, मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो वोट करते हैं, एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द अमंग देमसेल्व्स। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इनडायरेक्ट कर सकते हो। इंडिया में हम लोग डायरेक्ट थोड़ी करते हैं, इंडिया में हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं। भैया करोड़ों की जनता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते हैं। ठीक है, कि देखो मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कम से कम आप मेरे बिहाफ पे जाके वहां पे मेरे कंसर्न को उठा सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है फॉलो करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे एक प्लेबिसाइड बोला जाता है ना। प्लेबिसाइड इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो थोड़ा आप देख सकते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा फुल्का पढ़ सकते हो। स्विट्जरलैंड वगैरह में जो है कई जगह पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जाती है अभी भी, क्योंकि वहाँ की जनता कम है ना, पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे की जा सकती है। तो कई बार डेमोक्रेसी को रूल ऑफ मेजोरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, यस ऑफ कोर्स, एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड इन द इलेक्शन एंड द सिटीजन वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। सीधी सी बात है, द रिप्रेजेंटेटिव विद द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट द पावर। मोस्ट नंबर ऑफ वोट, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं बोला इसने। मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1। मोस्ट नंबर का मतलब होता है कि भैया अपने कॉम्पिटिटर में से सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं सिलेक्शन उसका ही होगा। अब वो नंबर आप कितने भी हो सकते हैं। जैसे 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 39% वोट्स मिले थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 39% इज द सबसे ज्यादा नंबर 39 थे आउट ऑफ 100, तो इसीलिए इनको जो है चुन लिया गया। ठीक है, तो दैट इज द थिंग्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप द प्ली टू बैन द कन्विक्ट फ्रॉम द पोल्स फॉर द लाइफ। तो ये क्या कहता है, हेडलाइन से ही सबको समझ में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ प्ली, प्ली मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, टेक अप मतलब अभी उसकी सुनवाई करेगा। टू बैन, उसको बैन करना है, बंद करना है। बैन कन्विक्ट्स, कन्विक्ट वो होते हैं जिनको सजा मिल चुकी होती है। फ्रॉम द पोल्स, इलेक्शन लड़ने से, फॉर द लाइफ मतलब लाइफ टाइम के लिए। हेडिंग ही अगर आपको समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि माई बाप, जिन लोगों को सजा मिल चुकी है, जो कन्विक्ट होते हैं, क्या उनको हम लोग लाइफ टाइम के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस एप्लीकेशन को अगर ले रहा है तो इसका मतलब मामला सीरियस है। ठीक है, इसका मतलब मामला सीरियस है। तो एक्चुअली पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए पहले पेज पे यहां पे दिया हुआ है। तो 2020 में सरकार से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह जवाब दिया था उस समय कि देखो भाई साहब, देखो द सेंटर इन एन एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2020 में, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपी 1951, वो लाइफ टाइम के लिए बैन करने की बात नहीं करता है। हमारा जो आरपी है वो क्या कहता है, अगर किसी आदमी को अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है कोर्ट के द्वारा, तो वो 6 सालों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जैसे लालू प्रसाद के केस में हुआ था।
तो जब आपकी सजा पूरी हो जाती है उसके बाद आप 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सरकार ने कहा कि इतनी सजा देना काफी है, भैया लाइफ टाइम के लिए बैन क्यों कर रहे हो? सजा देने का मतलब क्या है कि आपने जो गलती करी आपको उसकी सजा मिल गई। अगर आपने अपनी सजा पूरी कर ली उसके बाद तो आप क्रिमिनल नहीं हो ना। उसके बाद तो सीधी सी बात, आपने गलती कर, आपको सजा मिल गया, आप इनोसेंट हो। तो सरकार का यह कहना है कि जब ऑलरेडी वो आदमी सजा पूरी कर चुका है और जब ऑलरेडी उसके लिए 6 साल का उसके ऊपर बैन लगा दिया है, लाइफ टाइम बैन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा। ठीक है, बाकी जो है इन्होंने अब आर्गुमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया कि आप ये देखिए, जब एक कोई चपड़ासी होता है, प्यून, भैया प्यून की नौकरी चली जाती है अगर उसको सजा मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए, है ना, तो आप इनकी नौकरी क्यों नहीं जा रही है? सरकार ने यह कहा कि जो एमएलए और एमपीज होते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय द स्पेसिफिक सर्विस कंडीशंस। जैसे आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, कोई पीयून बनता है, कोई टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, कोई बैंक में काम करता है सरकारी में, उनके लिए सर्विस कंडीशंस होती हैं, उनको वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, तब वो जाके सर्विस कर सकते हैं। लेकिन एमपीज एमएलए के लिए ऐसी कोई सर्विस कंडीशंस नहीं होती। एमपीज एमएलए सिर्फ और सिर्फ ओथ लेते हैं फॉर द सिटीजन एंड फॉर द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट आवर नेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोई सर्विस कंडीशन थोड़ी है। तो सेंटर ने ये कहा कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अभी हम इसको सुनवाई करेंगे, देखेंगे क्या पूरा मामला है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, जो सेक्शन 8 है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ठीक है, वो क्या कहता है कि भैया अगर किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है, तो लालू प्रसाद वाला कैसा आप याद कर सकते हो, लालू प्रसाद यादव का ऐसा ही हुआ था, 2 साल से ज्यादा की सजा मिली थी, उसके बाद 6 साल के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, द लॉ डज नॉट बार इंडिविजुअल्स हु हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो वो नहीं करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे आदमी को डिस्क्वालीफाई करता हो जिसको सजा मिलती है, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला जाता है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ये पब्लिश करना पड़ेगा जनता के सामने अपने सारे के सारे कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री, और ये भी बताना पड़ेगा कि उनको जो है टिकट क्यों मिल रही है। सीधी सी बात है, टिकट तो पॉलिटिकल पार्टी ही देगी ना। तो ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर जो है भैया क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उनको टिकट क्यों दे रहे हो आप, जनता को पता तो चले कि मेरी पार्टी जो है वो क्रिमिनल को टिकट क्यों दे रही है। तो उन्होंने ये कहा था। ठीक है, और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको पता है ग्राउंड पे रियलिटी में कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे, पॉलिटिकल पार्टी जो है भैया वही करती हैं। तो ये पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं करती है। ठीक है, ये थोड़ा आर्टिकल आप खुद से पढ़ सकते हो, क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएन सैंक्शंस रिजीम एट ऑल टाइम लो। तो रुचिका कंबोज जी हैं, तो इन्होंने कहा है भैया देखो इसके लिए गट्स चाहिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होके अगर आप ये बोल रहे हो कि यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे लो लेवल पे गई हुई है, इसके लिए भैया गट्स चाहिए। तो हमारे अंदर ये गट्स हैं। देखो आजकल यूनाइटेड नेशन की कोई सुन ही नहीं रहा है, यूरोप वाले नहीं सुन रहे हैं, यूक्रेन वाले नहीं सुन रहे, रशिया वाले नहीं सुन रहा है, अमेरिका नहीं सुन रहा है, तो क्रेडिबिलिटी तो लो हो ही गई है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी तब तक रहती है जब सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग रिस्पेक्ट करना ही बंद कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहेगी, उसका क्या फायदा है ना। तो इट्स जस्ट अ बिल्डिंग जस्ट ऑन द पेपर, है ना। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तभी तक इफेक्टिव है जब तक सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज इट इज जस्ट अ बुक। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही उन्होंने रुचिका जी ने बेसिकली वहां पे कहा है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा आपको जानना है तो उसके अंदर 6 ऑर्गन्स होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हल्का फुल्का देख सकते हो, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट, ठीक है, और वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। 193 कंट्री हैं अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर, इसका मैंडेट आप देख सकते हो। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि नेहरू जी की बहन भी थी, शी बिकेम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द ओनली इंडियन। आज तक जो है शी इज द विजय लक्ष्मी पंडित जी द ओनली इंडियन जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं। द न्यू यूएस बिल ऑन द क्लाइमेट चेंज। देखिए वैसे तो कोई ज्यादा आई वुड से कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई ऐसा बिल पास होता तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। अमेरिका में हो रहा है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अमेरिका इज अ वर्ल्ड लीडर, तो वहां पे कुछ भी होता है पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है ना। वो ऑब्जेक्टिवली भी इम्पैक्ट करता है, सब्जेक्टिवली भी इम्पैक्ट करता है।
तो इसलिए जानना जरूरी है, थोड़ा वो देख सकते हैं। तो भैया कांग्रेस के अंदर यूएसए के अंदर एक बिल पेश हुआ, ठीक है, जिस बिल में यूएसए ने फाइनली ऐसा डिसीजन लिया है कि नाउ दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी। ट्रांजिशन करेंगे वो 369 बिलियन। अब सीधी सी बात है, यूएसए जो करता है वो भैया चिल्लर तो करेगा नहीं, है ना, बड़ा कंट्री है, अमीर कंट्री है, तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो सीधा 369 बिलियन डॉलर जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में वो लोग डालने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज 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 अमाउंट। दुनिया के बाकी कंट्री का मिला के भी इतना नहीं है जितना यूएसए ने अकेला जो है उसके लिए फंडिंग किया है, 369 बिलियन डॉलर, विच इज टू मच। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हैं। तो पहली बात, ऐसे हाउस होल्ड जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड हैं, अमेरिका में भी सब लोग अमीर नहीं होते, वहां पे भी मिडिल क्लास होती है, तो वहां पे जो मिडिल क्लास लोग हैं अगर वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है टैक्स डिडक्शन दिया जाएगा। उसके अलावा अमेरिका में जो डिसएडवांटेज लो इनकम ग्रुप है भैया, वहां की गरीबी के हिसाब से वहां पे जो गरीब लोग हैं या फिर वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करते हैं तो, राइट। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भैया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, हैवी टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो ऐसी कंपनियां जो कि विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको काफी ज्यादा सब्सिडी देगी वहां की सरकार, जैसे इंडिया में देती है। तो वहां पे इसको टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, इंडिया में उसको हम लोग एक तरह से सब्सिडी बोलते हैं, बेसिकली हेल्प करना है। उसके अलावा जो ऑयल और गैस ड्रिलिंग कंपनी होती हैं, तो ड्रिल करने से बहुत सारा मीथेन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब मीथेन भी भैया बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, तो उनके ऊपर भैया फाइन लगाया जाएगा ऐसी कंपनी के ऊपर जो कि मीथेन रिलीज करती हैं। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन उन्हें वहां पे डाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ट्रंप तो सीधा सीधा कहता है कि भैया क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, ठीक है, सब बकवास है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन डेमोक्रेट्स थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज को लेकर सेंसिटिव हैं, हमेशा से ही वो उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं और काफी स्टेप भी लेते हैं। तो उसी स्टेप में जो है ये पूरा स्टेप है। तो क्या कारण है कि यूएस जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पहली बात तो क्लाइमेट थ्रेट इज अ रियल थिंग। कैलिफोर्निया में वो जो है फ्लड आ गया, कभी कभी कैलिफोर्निया में हीट वेव चलता है, वाइल्ड फायर, साइक्लोन भैया कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फ्लड्स बहुत ज्यादा आती हैं, हरिकेन बहुत ज्यादा आते हैं। तो यूएसए ने भी ये रियलाइज कर लिया है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। और बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट भी आती हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आती है, जिन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भैया जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं और क्लाइमेट चेंज है, इसके बीच में डायरेक्ट लिंक है। अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो आने वाले 20-30 सालों में आपकी हालत हो जाएगी बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। और बाइडेन तो वैसे क्लाइमेट चेंज को लेके काफी कुछ पहले भी बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा है कि 2030 तक, मतलब अगले 8 सालों में, हम लोग अपना जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको 50 to 52% जो है डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द 2005 लेवल, जो कभी थोड़ा दो जिसको हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि 2005 लेवल की बजाय इनको 1990 लेवल करना चाहिए था, तब तो कुछ बात बनती। 2005 में तो 2022 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्लाइमेट एमिशन में, क्योंकि तब तक तो इंडिया भी 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुआ था, तो 1990 से करते तो बात कुछ बनती, क्योंकि उस समय अमेरिका ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर था क्लाइमेट चेंज में। तो इन्होंने खैर ये बोला है, तो ये लेवल आपने यहाँ पे याद रख लेना है। कई बार यूपीएससी वाले क्या करते हैं, वो बड़े दिमाग लगाते हैं, तो 2005 की जगह वो ना चेंज कर सकते हैं, तो या तो 1990 कर देंगे, प्री इंडस्ट्री लेवल कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, इट इज 2005, ठीक है। और बाइडेन ने जो है एक बिल्ड बैक बेटर प्लान भी बनाया था, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर रहा था। उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन थे क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्रीन हाउस गैसेज को लेके, वो सारा करके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे की हैं। खैर, तो क्या होगा इससे? सीधी सी बात, इससे क्या होगा कि 30 से 44% जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाएगा इस बिल की वजह से, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। यूएसए जो है वो चाइना के साथ compete कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है इस समय दुनिया में वर्ल्ड लीडर है। जब हम लोग सोलर पैनल की बात करते हैं तो अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह से सोलर पैनल चाइना से ही आते हैं। तो इतना ज्यादा फंडिंग अगर आप करोगे तो अमेरिका जो है वो अपनी कंट्री के अंदर सोलर पैनल को प्रोड्यूस कर सकता है। तो चाइना को तो भैया टैकल करना ही करना है। और जो पेरिस के अंदर आपने वादा किया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम रखेंगे, तो उसकी तरफ भी एक कदम है ये। तो कुछ कुछ चीजें हैं। दूसरी कंट्री के अंदर भी कई सारे प्रोविजन यहाँ पे लिए गए हैं। तो जापान के अंदर मैंने भी कहा है कि हम लोग 2030 तक
जो है 46% रिडक्शन करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि हम लोग, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक प्रोग्राम है फिट फॉर 55, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2030 तक जो है हम लोग 55% क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करेंगे, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करेंगे। तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। सेंटर की स्पेंडिंग वाला हम लोगों ने थोड़ा कर ही लिया है, पहले पेज पे ही था ये तो, है ना। तो सेंटर ने क्या किया, अभी 1.16 लाख करोड़ रुपए जो दिए हैं वो स्टेट्स को, ठीक है। देखिए जुलाई के महीने से कंपनसेशन तो नहीं मिल रहा है स्टेट्स को। तो जीएसटी जब हम लोगों ने लागू किया था 2017 में, तो 5 सालों के लिए वादा किया गया था कि स्टेट्स को कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन वो तो जुलाई में खत्म हो गया इस बार 2022 में। हालांकि स्टेट्स जो है वो कह रहे थे सरकार को कि आप उसको बढ़ा दीजिए कंपनसेशन को, लेकिन सरकार ने फिलहाल नहीं बढ़ाया है। लेकिन सरकार ने क्या किया, उनको ऑलरेडी 2 सालों का, मतलब 2 टर्म का उनको पैसा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है पैसा बेसिकली, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, स्टेट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबको पता है क्या होता है, वहां पे सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यूजुअली क्या होता था, जब स्टेट्स को पैसा दिया जाता है सेंटर के द्वारा, तो ज्यादातर स्टेट क्या करते हैं, उसको पेंशन में और वो सैलरी में ही चला जाता था। लेकिन इस बार जब आपको पैसा एडवांस मिलेगा, तो पेंशन और सैलरी देने के बाद भी आपके पास पैसा बच जाएगा, जिसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सरकार चाहती है कि इतनी ज्यादा जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है भैया, वो थोड़ी कम हो, ठीक है। तो ये सरकार ने थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे लिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोविड-19 आर्ग्यूबली हैज बिकम एंडेमिक इन इंडिया। तो 3 टर्म होती है हमारे पास, एक होता है आउटब्रेक, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। आउटब्रेक जैसे चाइना में हुआ था कोविड-19 का, एकदम से अचानक से जो है लाखों केस आने शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं आउटब्रेक, ठीक है। फिर एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर जगह से जो है केस आना शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। तो कुछ पूरी दुनिया में केस नहीं आते हैं, कुछ कुछ कंट्रीज में केस आते हैं, उसे कहते हैं एंडेमिक। जैसे, और वह किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में भी हो सकता है। जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में केरला और महाराष्ट्र में ज्यादा केस आ रहे हैं, है ना, दूसरी जगह पे कम केस आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंडेमिक। जब पूरी दुनिया में ही केस आने लगते हैं कई सारी कंट्रीज में एकदम से कई कॉन्टिनेंट्स में, उसे कहते हैं पेंडेमिक। तो आउटब्रेक, एंडेमिक और पेंडेमिक 3 लेवल होते हैं। इनका यह कहना है कि कोविड-19 जो है अभी फाइनली वो एंडेमिक बन चुका है, पहले ही पेंडेमिक था, ठीक है। आउटब्रेक, एंडेमिक और पेंडेमिक। 29 मंथ्स पहले कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। अभी क्या है, द सीवियरिटी ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन इज लो। हालांकि इन्फेक्शन अभी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कई सारी कंट्री में ज्यादा नंबर ऑफ केसेस भी आ रहे हैं, इवन इंडिया में भी 18,000 20,000 केस डेली आते हैं, बट सीवियरिटी कम हो गई है ना। एक तो वैक्सीन की कवरेज हम लोगों ने बढ़ा दी है, दवाइयां वगैरह डेवलप हो गई हैं, है ना, बूस्टर डोज हम लोग ले रहे हैं, और हमें अभी ज्यादा समझ भी आ गई है ना इन्फेक्शन की, पहले में इतनी समझ नहीं थी, है ना। तो आईसीयू वगैरह में डालना, वो सब चीजें हम लोगों ने भी कर दिया है, ठीक है। आउटब्रेक्स आर द लोकलाइज्ड स्प्रेड, आपको बता दिया मैंने, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पेंडेमिक इज व्हेन मल्टीपल कंट्रीज इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड, है मल्टीपल रीजन, इंडिया, चाइना, यूरोप में सब जगह आता है, उससे बोलते हैं। द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज हैज नो और वेरी लिटिल लिंकेज विद द क्लासिफिकेशन। अब देखिए, अब किसी को कहा जाता है एंडेमिक, किसी को कहा जाता है पेंडेमिक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सार्स, ठीक है, इट वाज अ वायरस जो कि 2002-2003 में स्प्रेड हुआ था। फिर एक आता हमारा कोविड, जो कि 2019 में स्प्रेड हुआ था। दोनों ही वायरस हैं, दोनों ही इन्फेक्शियस हैं। सार्स का जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी है, वो लगभग 10% था, मतलब इट वाज वेरी डेडली। लेकिन कोविड का जो मोर्टेलिटी था वो हार्डली 1% 2% था, विच इज लेस डेडली। उसके बावजूद भी हम लोगों ने सार्स को कभी भी पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया, जबकि कोविड को हम लोगों ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया। इसका मतलब यह है कि कोई वायरस कितना डेडली है, ये इस बात को डिसाइड नहीं करता कि वो पेंडेमिक होगा कि एंडेमिक होगा। उसकी सीवियरिटी का उसके स्प्रेड से कोई लेना देना नहीं है, तो आपने चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, पेंडेमिक हम लोग किस बात में बोलते हैं, उसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, रादर देन द सीवियरिटी। सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, सार्स का उतना सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं था जितना कोविड का है। भैया कोविड में दो है, भैया पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई, है ना, जॉब चली गई, कंपनियां बंद हो गई,
फियर पैनिक कितना ज्यादा था, लोग जो है भैया त्राही त्राही कर रहे थे, है ना। इसलिए इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। हालांकि इतना डेडली नहीं था इसके इन्फेक्शन के परसेंटेज के हिसाब से, एब्सोल्यूट टर्म में तो हो सकता है बट परसेंटेज के हिसाब से नहीं था, इसलिए थोड़ा इसने इसको यहाँ पे बात किया है। तो लॉकडाउन, क्वारंटीन, है ना, इंटरनेशनल ट्रेवल बैन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, तो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। तो जब हम लोग पेंडेमिक से एंडेमिक डिक्लेयर करते हैं तो उसमें भी हम लोग सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट को ही कंसिडर करेंगे। और आज के समय में कोविड-19 का सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट उतना नहीं है जितना अभी 1.5 साल पहले, 1 साल पहले था। क्योंकि ना तो आज स्कूल बंद हैं, ना ही आज फैक्ट्रियां बंद हैं, ना ही आज ट्रैवल बंद है। अमेरिका वगैरह ने तो जो है वो टेस्टिंग करने से बंद ही कर दिया है, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं। यूरोप ने भी पूरी तरह से ओपन कर दिया है ना। तो अभी हमारा जो पर्सपेक्टिव था कोविड-19 को लेके वो धीरे धीरे हो रहा है चेंज। गेटिंग माय पॉइंट? देख, HIV के इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। इन्होंने ये कहा है कि 1990s में HIV के बहुत सारे केसेस आ रहे थे तो दुनिया डर गई थी, लेकिन आज केस तो HIV के आज भी आते हैं, लेकिन आज हम लोग ना इतना ज्यादा नहीं डरते हैं। इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल रिस्क। अब कोविड-19 की आप बात करो, कोविड-19 तो केस तो अभी भी आ रहे हैं ना, डेथ अभी भी हो रही हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले था। इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल रिस्क। रिस्क तो है बट वी एक्सेप्ट दैट। हमने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ट्रैवल को ओपन कर दिया, इसके बावजूद के रिस्क हैं। अब क्या है देखिए यहाँ पे, अब सारे का सारा ध्यान आपका कोविड-19 पे रहेगा तो बाकी दूसरी बीमारियों का क्या। इंडिया में डेली 26 से 27,000 लोगों की मौत होती है अलग अलग रीजन की वजह से। प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, टीबी रिलेटेड 1400 डेथ तो भैया टीबी रिलेटेड ही होती हैं। रोड एक्सीडेंट में जो है भैया 500-600 लोगों की जान चली जाती है ना। तो इनका यह कहना है, टोबैको की तरफ से बहुत लोगों की डेथ चली जाती है, होती है। तो इनका यह कहना है और भी डिसीज हैं, इनमें से ही ये कोविड-19 है। तो सारे का सारा ध्यान आप कोविड-19 में मत रखिए। डोंट गेट ओवर फिक्सेटेड ओनली ऑन द वन डिसीज, फोकस ऑन द अदर डिसीजेज एज वेल। तो यू नीड टू ट्रीट कोविड-19 एज अ नॉर्मल डिसीज जस्ट लाइक अदर डिसीजेस, ताकि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जा सके। और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है ये, है कि नहीं। तो अभी तो चीजें इंपॉर्टेंट इंप्रूव हो चुकी हैं और बूस्टर डोज लग रही हैं, वैक्सीन पहुंच गई है, रिसर्च हो रही हैं। वो बात अलग है कि मान लो कल को कोई नया वेरिएंट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो, ओमिक्रॉन से भी डेंजरस हो, तो बात अलग है। अदरवाइज कोविड-19 इज अ एंडेमिक। हर चीज की तरफ से एब्सोल्यूट टर्म में भी केसेस कम आ रहे हैं, इसकी सीवियरिटी भी कम हो गई, डेथ काफी कम हो रही है, और लोगों के मन में जो फियर था वो भी अभी उतना फियर नहीं है। कॉलेज ओपन हो गए हैं, स्कूल ओपन हो गए, इकोनॉमी ओपन हो गई है, ट्रैवल ओपन हो गया है, तो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी उतना नहीं है जितना पहले था कोविड-19 का। तो दैट इज व्हाई इट इज डिक्लेयर्ड एज अ एंडेमिक नाउ। तो अभी सरकार को इतना फोकस करने की जरूरत है, लेकिन जनता को फोकस करने की जरूरत अभी भी है, ठीक है। तो कोविड-19 के जो रिस्क हैं वो सरकार लोग अपने आप सेल्फ असेसमेंट करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद लें, मास्क वास्क लगाएं, तो लोग खुद से कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और कोविड-19 को वैक्सीन को हम लोग जो है हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का, है ना, उसके अंदर हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो नाउ इट्स नॉर्मल थिंग। तो कोविड-19 से ना डरने की जरूरत नहीं है फिलहाल, और ना लोग डरते हैं, बट स्टिल ठीक है, इट्स एन एंडेमिक। पूरी तरह से अपने गार्ड को डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, बट या दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।